Good afternoon, friends. Welcome in our Facebook Live. Myself, Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital. और आज हमारे Facebook Live में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभात कुमार, कंसल्टेंट, pediatric intensivist and unitologist, having more than 8 years of experience. Welcome, sir. Welcome in our Facebook Live. जैसे कि अभी ठंड का मौसम है, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब शिकायतें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। इसलिए आज हमारे फेसबुक लाइव में हम इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि बच्चों को जो कफ वगैरह होता है वो कितना सिवियर होता है, क्या करना चाहिए, प्रिकॉशंस क्या है। तो आइए हम सर से आज थोड़ी सी जानकारी ले लें। सर, इस सिवियर कफ जो हम आजकल देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ठंड में बढ़ता ही जा रहा है। कफ जो एक नॉर्मल हल्की फुल्की खांसी जो एक दिन दो दिन रहे, बट बहुत बच्चों का आजकल 10-10, 15-15 दिन तक। एग्जैक्टली ये सीज़न ना थोड़ा सा अलग है ना। इस तरीके के कॉफ ना बहुत टाइम के बाद हमें देखने को मिले। ये कॉफ एक लंबे चल रहे हैं और लिटरली दे आर गोइंग फॉर 2 वीक्स। बुखार काफ़ी लंबा रह रहा है। ये है सीजनल वायरल ही, लेकिन हर बार की तरह ना इस बार आपका जो ड्यूरेशन है बहुत प्रोलॉन्ग हो गया है। अच्छी चीज़ें इस बारे में ये है कि हमें बच्चों को एडमिट करने की यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ टाइमली डॉक्टर को दिखाना, मेडिकेशंस अर्ली स्टार्ट करना, उनकी चीज़ें बच्चों को मैनेज करना, होम रेमेडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार होम रेमेडीज़ ही धीरे धीरे करके कॉफ को कंट्रोल कर रही हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत एंटीबायोटिक्स चला रहे हैं या हमें कोई बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस देनी पड़ रही हैं, लेकिन हाँ आपको सीक्वेंस में चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना। पेरेंट्स अपने आप मेडिकेशन स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी पॉट पावरी मीन्स के सर ये भी दवाई दे दी, वो भी दवाई दे दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हर कॉफ अलग है, हर बच्चा जो एलर्जिक है या नहीं है, मम्मी पापा से वायरल हो गया है, घूमने का सीज़न है, सब लोग न्यू ईयर्स मना के आ रहे हैं, क्रिसमस मना के आ रहे हैं, सब जगह से वायरल एक साथ इकट्ठा होना शुरू हो रहा है। हर बच्चे का रिस्पॉन्स अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही मेजरमेंट सबके लिए आप रखो, एक ही दवाई सबको काम आ जाएगी। हमें बच्चे को एग्जामिन करना पड़ेगा। और मिनिमल मेडिकेशन बच्चे दवाइयाँ नहीं लेते, इट्स अ फैक्ट। जितनी भी मर्जी हम कोशिश कर लें, बच्चों को दवाई देना अपने आप में बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल। जब ये मुश्किल काम होता है तो आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है कुछ मेडिकेशन जो बच्चा ले ले, है ना। तो इसमें पेरेंट्स छुट्टी लेके बैठे हुए घर, पेरेंट्स नहीं जा पा रहे, उसके बाद भी बच्चा रात भर कॉफ करता है, इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि हर बच्चे के लिए कस्टमाइज केयर चाहिए, इसलिए डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। सर, कब एक पेरेंट को कफ के कारण एक बच्चे को डॉक्टर के पास लाना चाहिए, मतलब एट विच स्टेज? यस, सी कुछ ना रेड फ्लैग साइंस होते हैं। रेड फ्लैग साइंस हम कब कहते हैं? सब बच्चों की नाक बहती है, खांसी होती है, आप भी ऐसे बड़े हो, हम भी ऐसे ही बड़े हो। हर कॉफ के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हाँ आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें। क्या मेरा बच्चा खाना पीना ठीक खा रहा है? क्या मेरा बच्चा आराम से सो रहा है? क्या मेरे बच्चे की नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जिस टाइम पे वो कॉफ नहीं कर रहा है? क्या उसको कोई वॉमिटिंग्स तो नहीं है, कोई पेट में दर्द तो नहीं बता रहा है ना। ये सारी चीज़ें अगर नहीं है, इन सबका आंसर नहीं है, हाँ जी एवरीथिंग इज ओके, तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। ये सीजनल कफ अपने आप चला जाएगा, धीरे धीरे इंटेंसिटी घट जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है नहीं साहब, बुखार आ रहा है, बुखार आते हुए या तो हाई ग्रेड से स्टार्ट ही हो रहा है या धीरे धीरे हाई ग्रेड की तरफ जा रहा है, या बच्चा खाना पीना बंद कर दे रहा है, या बच्चा मुंह ही नहीं खोल रहा, नहीं साहब मम्मी पापा कह रहे हैं साहब हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं, बच्चा कुछ खाने के लिए तैयार ही नहीं है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसपे आपको जाना ही जाना है हॉस्पिटल, जो भी नियरेस्ट क्लिनिक है आप जाइए, अदरवाइज यू आर मोस्ट वेलकम टू फिलिक्स आल्सो। ओके, सर कुछ हमें प्रिवेंशंस, प्रिकॉशंस के बारे में आप बताएं पेरेंट्स को, जो विंटर्स में उनको लेना चाहिए कफ कोल्ड से बचने के लिए बच्चों के लिए। जो प्रिकॉशंस हैं कुछ स्टैंडर्ड हैं और कुछ इस बार करने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा। द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आप मास्क पहनना शुरू कीजिए, मिलना जुलना लोगों से थोड़ा कम कीजिए, जितने फेस्टिव हैं उस पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की कोशिश करें एटलीस्ट। एक बार अगर फैमिली में कॉफ कोल्ड अगर हो गया तो सबको ही होना है, तो ये स्पेशल प्रिकॉशंस यहाँ से हैं। आपको पता है कि आपको कॉफ कोल्ड हो गया, बच्चा आपसे एक्सपोज हो चुका है, जितनी देर में मोस्टली आपको पता लगता है कि बच्चा जितने की उसको सिम्टम्स आने शुरू होंगे उतनी देर में एक्सपोजर हो चुका है, आप अपने आप को आइसोलेट करिए। आप फैमिलीज़ का उठना बैठना, फैमिलीज साथ जा रही हैं, हम क्रिसमस पे साथ जा रहे हैं, हम न्यू ईयर पे साथ जा रहे हैं, बड़ी गैदरिंग हो रही है, यहाँ से आप मान के चलिए कुछ ना कुछ कॉफ कोल्ड आप लेके आने वाले हैं। तो आपको अगर पता चल गया है कि हाँ जी हमें कॉफ कोल्ड हो चुका है, मोस्ट लाइकली हमारा बच्चा भी एक्सपोज हो चुका है, आइसोलेट योरसेल्फ एज अ ग्रुप,
नॉट एज अ इंडिविजुअल कि हाँ जी मुझे तो कॉफ था लेकिन मेरे बच्चे को कॉफ नहीं था इसलिए उसको मैंने भेज दिया, या मेरे बच्चे को कॉफ और मुझे कॉफ नहीं था इसलिए मैं चला गया। दिस इज अ बैड स्ट्रेटजी। आपको करना क्या है, आपको एज ए ग्रुप आपको आइसोलेट होना है, ठीक है। आप नियम बनाइए, अच्छे अच्छे दिन और भी आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन हाँ इस तरीके से आप अगर बाहर जा जाके और लोगों से मिलेंगे इस कंडीशन में, हाँ ये सिर्फ वायरल एक से दूसरे को ट्रांसमिट ही करेंगे। अच्छी चीज़ है, स्कूल अभी फ़िलहाल बंद हो गए हैं, तो इन्होंने एक टाइम आउट दिया है इस ये जो लोकल स्प्रेड है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बीमार है, ठीक है, स्कूल में आप इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है, टेक अ मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, और उस दिन के बीच में जाने के लिए बच्चे को रोकिए अपने पास। टीचर्स को अगर पता लगता है कि नहीं साहब किसी बच्चे को कॉफ कोल्ड है, तो पेरेंट्स को एडवाइस करें कि हाँ सर आपको बच्चे को केयर की ज़रूरत है, आप होम केयर पे देखिए, डॉक्टर से मिलिए। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो ट्रांजिएंटली काम करेंगे, या एटलीस्ट ये वायरल का जो स्प्रेड है इसके स्प्रेड की स्पीड को रोकेंगे। सर क्या कॉम्प्लिकेशंस नज़र आती हैं उसके बाद कफ एंड कोल्ड से, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? टचवुड कॉम्प्लिकेशंस इस बार के सीजनल कॉफ एंड कोल्ड में बहुत ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस नहीं रही, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेशंस अगर हम कॉमन कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो टॉन्सिल्स बच्चों के बढ़ने शुरू हुए, वो इन्फेक्ट भी हुए जिसे हम एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, कान में दर्द होना, कान से पस आना, ये चीज़ें ऐसी रही जिनके लिए हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ी हैं। निमोनिया बन सकता है बच्चों को, एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है बच्चों को, प्लस उनका खाना पीना जब बंद हो जाता है तो वो डिहाइड्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लेटर हाफ मैंने बताई एडमिशन के लिए होता है। अदरवाइज आपका सुपरफिशियल एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, नाक ब्लॉक हो गई साहब, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, बच्चे की सांस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसे में जब पेरेंट्स हमारे पास जल्दी आते हैं तो मेडिकेशन से उसको कंट्रोल कर देते हैं मोस्टली। सर कैसे एक पेरेंट को ये पता चलेगा कि उनके बच्चे को निमोनिया हुआ है? कुछ घर में कुछ ऐसे साइंस जो पेरेंट्स ये समझ ले कि ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग हो रहा है, हमें इतना ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। श्योरली, देखिए जो टर्मिनल फाइंडिंग्स होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे को बुखार बहुत तेज़ आए, बच्चे की पसलियाँ चलनी शुरू हों, ये सब चीज़ें ना बहुत लेट फाइंडिंग्स हैं। आपको चीज़ें अर्ली पिक करनी है। अर्ली पिक करने के लिए जो रेड फ्लैग साइंस मैंने आपको बताया कि मेरा बच्चा खा नहीं रहा है, मेरा बच्चा बीमार है, दैट्स इट, मेरा बच्चा मुंह नहीं खोल रहा है साहब, हम इसे फीड कराने की कोशिश कर रहे हैं, 12 घंटे 14 घंटे हो गए, बच्चे ने यूरिन नहीं पास नहीं किया, दीज आर अर्ली साइंस। स्पेसिफिकली अगर हम निमोनिया की बात करें तो पसलियाँ चलनी शुरू होना, हाई ग्रेड फीवर आना, बार बार वॉमिटिंग होना, कई बार इसमें लूज मोशंस भी रहते हैं, कान से पस आना, ये सब चीज़ें हैं जो या तो निमोनिया हो चुका है या निमोनिया होने वाला है। ऐसे केस में आपको हॉस्पिटल आना ही आना है। सर मेन कॉज क्या है निमोनिया का? मेन कॉज आपके देखिए बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन दो तरीके की चीज़ें होती हैं। स्कूल गोइंग बच्चों में माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन हम कहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ऑनसेट जनरली वायरल की तरह होता है, आपके 2 दिन 3 दिन चीज़ें ठीक चल रही होती हैं, लेकिन कॉफ्स जैसे कॉफ सिरप है पेरेंट्स अपने आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, 1 दिन 2 दिन के फीवर में आप सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं, लेकिन कॉफ सप्रेसेंट्स पेरेंट्स यूज़ करते हैं, इनएडिक्वेट डोज में करते हैं, ओवर डोज में करते हैं, हमने इनसे पूछ लिया साहब उनसे पूछ लिया, उसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता। तो जब बच्चा कॉफ नहीं निकाल पाता है तब वो निमोनिया की शक्ल लेना शुरू कर देता है। हमें लगता है कि बच्चा ठीक हो रहा है, नहीं साहब खांसी ठीक हो गई है इसका मतलब बच्चा ठीक हो रहा है, नहीं, हमेशा ज़रूरी नहीं है। कॉफ सप्रेसेंट्स आज की डेट में बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में बैन हो गए। मैं खुद कॉफ सप्रेसेंट्स यूज़ नहीं करता बच्चों में, अनलेस अंटिल वेरी मच इंडिकेटेड, मैं यूज़ नहीं करता हूँ। और नहीं करने से क्या होता है, मेरे बच्चे जो जिनको वायरल फीवर है वो प्रॉपर बैक्टीरियल निमोनिया में कन्वर्ट नहीं होते हैं। दूसरा, वायरल निमोनिया बहुत स्पीड से आना शुरू होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देगा आपको। छोटे बच्चे, इनफैक्ट 6 महीने से छोटे के बच्चे जिनके पेरेंट्स हैंड वॉश नहीं करते हैं, या आप बहुत सारी गैदरिंग में बच्चा बहुत सारे लोगों की गोदियों में जा रहा है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, वायरल निमोनिया को प्रमोट करती हैं। वायरल निमोनिया बहुत जल्दी आना शुरू करेगा, वो टाइम नहीं देगा आपको। आपको लग रहा है कि आपका बच्चा अभी खांस रहा है, शाम को ओवरनाइट हो सकता है पसलियाँ चलनी शुरू हो जाए, सो इट प्रोग्रेसेस वेरी फास्ट। जो माइकोप्लाज्मल निमोनिया रहता है वो जनरली स्कूल गोइंग बच्चों में रहता है, हाई ग्रेड फीवर देगा वो, उसमें भी आपकी पसलियाँ काफ़ी चलेंगी। अभी इस डिस्कशन में हम उन बच्चों की बात नहीं करेंगे जो स्टेरॉइड थेरेपी पे है या ल्यूकीमिया पे है या जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या वो बच्चे तो किसी भी चीज़ से ससेप्टेबल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक्स उन्हें देनी पड़ती है। सर हमारे व्यूवर्स को अगर आप ये बता पाएँ कि कितना सीरियस है ये निमोनिया,
कितना सीरियस है ये? सही, ये निमोनिया कितना सीरियस है इस चीज़ को एक परसेंटेज के बेसिस पे हम समझते हैं। जितने भी निमोनिया वाले केसेस आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द किड्स आर रिस्पॉन्डिंग ऑन मेडिकेशंस, मतलब हमें उन्हें दवाइयाँ देनी पड़ रही हैं, थोड़ा फॉलो करना पड़ रहा है, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ रही है। मुश्किल से 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बार बार आना पड़ रहा है ओपीडी में, उनमें से भी मुश्किल से 2 to 3% बच्चे ऐसे हैं जिनको कि हमें हॉस्पिटल में रखना पड़ रहा है। ऐसे बच्चे जनरली वो हैं जिनको पहले से कुछ दवाइयाँ चलती थी, लेट्स से पहले कभी दौरे वगैरह आए थे, लेट्स से निमोनिया बार बार बनता है, लेट्स से उनकी इम्यूनिटी कम है, डॉक्यूमेंटेड स्टेरॉइड थेरेपी पे है या किसी इम्यूनोसप्रेसेंट पे है, ऐसे बच्चों को ही हमें हॉस्पिटल एडमिशन रखना पड़ता है। तो ये निमोनिया अगर इग्नोर रहेगा तभी आपका सीरियस होने वाला है। अदरवाइज नॉर्मल फॉलोअप, नॉर्मल चीज़ें करने से, पर दवाइयाँ आपको अर्ली स्टार्ट करनी पड़ेंगी। आप बहुत लेट मैनिफेस्टेशंस का वेट नहीं करेंगे, तभी ये डेटा आपके बच्चे को हॉस्पिटल एडमिशन से बचाएगा। बट ग्रॉसली स्पीकिंग जनरली इन बच्चों को एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, प्लीज़ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको कोई क्वेरी हो, आप सर से कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, अपना फ़ोन नंबर डालें उसमें, हम आपको कॉल करके उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। और मैं आशा करती हूँ कि जैसा सर ने आपको समझाया, डॉक्टर साहब ने जो प्रिवेंशंस बताए, जिस तरीके से कहा कि लास्ट प्रिस्क्रिप्शन को देखते हुए प्लीज़ मेडिसिन ना दे बच्चों को, जितना जल्दी हम डिटेक्ट कर पाएंगे, जितना जल्दी आप हॉस्पिटल बच्चों को लेके आएंगे, किसी के पास भी चाहे नियर बाय में आपके कोई भी पीडियाट्रिशियन हो, बट प्लीज़ बच्चों के लिए किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन को ही दिखाएं। लोकल में ऐसे ही कहीं जाके आप मेडिसिन ले लें तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।